अगर हम देखें इसकी कि डायग्नोसिस हम किस तरह बनाएंगे इसका, तो हमने डायग्नोसिस बनाना है ऑन द फंडस एग्जामिनेशन। पता है कि हमने फंडोस्कोपी की, फंडस के अंदर हमने इतनी डिटेल में पढ़ा है कि वहाँ पे जो है हमने डिफरेंट चेंजेस देखनी है कि वो बैकग्राउंड है, प्री प्रोलिफरेटिव है या प्रोलिफरेटिव है, या फिर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, कोई हेमरेज हो गया है, कोई बोर्ड शेप हेमरेज हो गया है, या फिर उसके अंदर जो है ग्लाउकोमा डेवलप कर गया, कैटरेक्ट हो गया। सब हमने जो है फंडोस्कोपी में हमने एग्जामिन करना है। और साथ में ये देखना है कि बर्नड आउट स्टेज तो नहीं होगी। सो हमने फंडोस्कोपी से ही हमने इसको डायग्नोस कर लेना था। अब फंडोस्कोपी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आप इनडायरेक्ट कर सकते हैं, आप स्टिल टैम्प को भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी में हमें पता है कि जब भी वेस्कुलर डिस्फंक्शन होता है, ठीक है, वेस्कुलर डिस्फंक्शन के लिए हमने क्या करना होता है कि हमने जो है फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी करवानी होती है, ये देखने के लिए कि वहाँ पे ऑक्लीन वगैरह तो नहीं होगी, वैसे इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, वैसे इसमें कोई लीकेज तो नहीं है। सो हम पहले कर चुके हैं, हम पहले बता चुकी हूँ आपको कि जब भी वेस्कुलर प्रॉब्लम होगी तब हमने लास्ट में FFA करवाना होता है। लेकिन इसमें सबसे पहला जो होगा ना वो फंडोस्कोपी ही होगा। इसके अलावा बहुत डिटेल में अगर आपने जाना है, ये तब होता है कि अगर बहुत ही इनिशियल स्टेज है और हमें कंफर्म नहीं हो रहा कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, तो हमने सारी डायग्नोसिस करवानी होती हैं। सो OCT करवा सकते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी करवाते हैं। इसमें हमें पता है कि बहुत ही डिटेल्ड जो है चेंजेस नज़र आ जाती हैं रेटना के अंदर। तो किस तरह से रेटना होगी, तो रेटना में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, रेटना में जो है वो कोई एडिमा तो नहीं हो रहा, ठीक है, रेटना में कौन सी चेंजेस आ रही है, कौन सी लेयर जो है वो सेपरेट हो रही है, क्योंकि ये सारी चेंजेस जो बताई मैंने आपको, ये डिफरेंट लेयर्स में हो रही होती हैं। कभी हमारे जो है वो आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में हो रहा था, कभी कहाँ कभी कहाँ। सो हम ये डिटेल जो है वो OCT में ही देख सकते हैं। इसके बाद मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है, पता है कि ये जो है डायबिटिक पेशेंट है। सो हमने क्या करवाना है कि हमने ब्लड शुगर चेक करवा लेना है उस पेशेंट का, यूरिन का एनालिसिस कर लेंगे, रीनल फंक्शन टेस्ट करवा लेंगे। क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट होता है उनका सबसे पहले जो इफेक्ट होता है वो किडनी इफेक्ट होती है, ठीक है। किडनी में अपने यूरिया का लेवल, इसके अलावा क्रिएटिनिन का लेवल जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बन का लेवल पूरा ये करवाना होता है। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल करवाना होता है कि पेशेंट जो है वो उसको मतलब सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता, लिपिड जो प्रोफाइल है वो ठीक है या नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि शुगर किस स्टेज पे है, HbA1c जो है इसका लेवल क्या है। जी नेक्स्ट है आपकी ट्रीटमेंट भी बहुत ही इजी है इसकी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब भी क्वेश्चन का आता है तो वो आपसे लास्ट में जो है इसकी ट्रीटमेंट जो है वो पूछते होते हैं। अब आपके पास एक डायबिटिक पेशेंट आया है, सो आपने क्या करना है, आप सबसे पहले एडवाइस करेंगे कि आप उसे कहेंगे कि आप जो है अपनी डायबिटीज़ को जो है वो कंट्रोल में रखें, ठीक है। उसको हमने क्या करना है, इसे कहना है एजुकेट करना है कि वो डायबिटीज़ को जो है कंट्रोल करे, रेगुलर जो है इसका, अगर वो इंसुलिन ले रहा है तो इंसुलिन इंटेक रेगुलर करे, और बहुत ही जो है अच्छे से जो है अपनी शुगर के लेवल को कंट्रोल करे। इसके अलावा उसे कहना है कि आप कंट्रोल करें कि चीज़ को, रिस्क फैक्टर्स को, ठीक है। रिस्क फैक्टर जो हमने पढ़े थे डायबिटीज़ के अंदर वो सारे कंट्रोल करने हैं। कि उससे कहना है कि आपको हाइपरटेंशन अगर है तो उससे कहना है कि आप हाइपरटेंशन की मेडिसिन लें, एनीमिया को करेक्ट करें। इसके अलावा अगर नेफ्रोपैथी होगी है तो उसको करेक्ट करें। सो हमने रिस्क फैक्टर को भी कंट्रोल करवाना होता है। मेन जो ट्रीटमेंट आती है वो आती है मेडिकल थेरेपी। मेडिकल थेरेपी में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो इस्कीमिया हुआ है, इस्कीमिक एरिया जो है वो निकाल रहा है, ग्रोथ फैक्टर वो जाके स्टिमुलेट कर रहा है, VEGF को रिलीज़ करवा रहा है, और VEGF की वजह से न्यू वेसल्स बन रही हैं। और सारा प्रॉब्लम जो हो रहा है वो हो ही इसलिए रहा है कि न्यू वेसल्स बन रही हैं, वो लीक कर रही हैं, वो हेमरेज प्रोड्यूस कर रही हैं। सो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि एंटी VEGF देनी है। एंटी VEGF का क्या काम है, इसने क्या करना है, एंटी VEGF ने हमने देना है, एंटी VEGF को इंट्राविट्रल देना है, ठीक है। मतलब हमने विट्रस के अंदर इसको जो है वो इंजेक्ट कर देना है। इसने एक तो एडिमा कम करना है, इसके अलावा न्यू वेसल्स की जो प्रोलिफरेशन हो रही है उनको कम करना है। सो जो इनमें मोस्ट यूज़ करते हैं वो हम करते हैं बिवासिज़ुमैब करते हैं, रेनिसुमैब करते हैं, और एफिलिबर्सेप्ट यूज़ कर रहे होते हैं। जब बिवासिज़ुमैब करते हैं वो हम करते हैं 1.25 mg कर रहे होते हैं, और रेनिसुमैब जो करते हैं वो हम करते हैं 0.5 mg यूज़ कर रहे होते हैं, और एफिलिबर जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम 2 mg वाली यूज़ करते हैं। और इन तीनों को जो है हम सोल्यूशन में यूज़ करते हैं 0.05 ml के सोल्यूशन में यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, और हो गया टाइम सिलोनॉल एसीटोनाइट जो है वो हम यूज़ करते हैं 2 to 4 mg करते होते हैं, और उसको भी हम इंट्राविट्रल ही इंजेक्ट कर रहे होते हैं। और इसमें क्या करना होता है कि इसने जो है उस मैकुलर के अंदर जो एडिमा डेवलप कर गया है उसको कम करते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि स्टीरॉयड के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, तो आपके बुक में लिखे हुए हैं, आप याद कर लिए। MCQ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टीरॉयड्स की वजह से जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो ग्लाउकोमा डेवलप कर सकते हैं ये खुद, और इसके अलावा जो है वो कैटरेक्ट डेवलप कर सकते हैं। ये अलग से एक क्वेश्चन भी है आपका बहुत इंपॉर्टेंट कि स्टीरॉयड की वजह से कौन कौन से जो है आइज़ को इफेक्ट हो सकते हैं। सो हम स्टीरॉयड जो है वो आइज़ में ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। सो हमने ये यूज़ कर लिया। इसके बाद हम करते हैं लेज़र।
लेज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जब पेशेंट लेज़र ट्रीटमेंट करवा के आता है और आप जब फंडोस्कोपी करती हैं तो आपको नज़र भी आ जाता है कि इसने लेज़र करवाई हुई है। लेज़र हम फोकल करवा सकते हैं। फोकल कब करवाएंगे? जब सिर्फ एक जगह पे कोई प्रॉब्लम है। और लेज़र करवाते क्यों हैं? लेज़र हम करवाते हैं कि जो इस्कीमिक पार्ट है उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें, ताकि वो जो है रिलीज़ ना करे वेजफ को, कोई ऐसी सब्सटेंस ना रिलीज़ हों जो कि न्यू वेसल्स बनाए। इसके अलावा कोई ऐसा एरिया जो कि लीक कर रहा है उसको क्लोज़ करने के लिए हम जो है वो लेज़र करवा सकते हैं। हम फोकल करवा सकते हैं, हम पेन रेटिनल करवा सकते हैं। इसमें सारी से रेटिना में हम जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है इसके अंदर। इसके अलावा ग्रिड पैटर्न करवाते हैं। ग्रिड में क्या होता है कि इस तरह से आपको, इस तरह से आप जब देखेंगे, पिक्चर है आपकी बुक में भी बनी हुई है कि इसमें इस तरह से जो है आपको स्पोर्ट्स नज़र आएंगे। आपको लग रहा होगा कि ये सारे के सारे जो है वो हार्ड आइसोलेट में नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो हार्ड आइसोलेट नहीं होते, बल्कि वो एक पैटर्न की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे होते हैं। उन्हें हम कहते हैं कि ग्रिड पैटर्न की फॉर्म में इसकी लेज़र फोटोकोएगुलेशन हुई है। ठीक है, तो ये आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है। तो इसकी जो है ये ग्रिड पैटर्न में जो है इसकी फ़ोटो कैलकुलेशन हुई है। इसके अलावा अगर हम बात देखें फोकल की, तो फोकल में आपको बहुत ही थोड़ी सी एरिया में जो है आपको पैटर्न नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपका हार्ड रेट होगा तो वो इस तरह से तो नहीं होगा ना, वो कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे इक्वल इनके साइज़ भी इक्वल है और ये एक जगह पे भी हैं, तो ये लेज़र हुआ है इसको। बाद हमें सर्जरी क्या करनी है? हमें पता है कि हमारी जो कॉम्प्लिकेशन हुई थी वो क्या हुआ था कि विट्रस के अंदर जो है वो हैमरेज डेवलप कर गया था। इसके अलावा जो है हमारी जो विट्रस है वो डिटैच हो रही थी, रेटिनल जो है वो डिटैचमेंट हो रही थी, और इसके अलावा जो है हमारे रेट्रोहाइलोट जो है हैमरेज हो रहा था। सो इन सब को करेक्ट करने के लिए, इन कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने के लिए हमने क्या करना होता है कि हमने पास्ट प्लानर के थ्रू जो है हमने विट्रेक्टमी करनी होती है। विट्रेक्टमी क्या होता है कि हम विट्रस के पार्ट को रिमूव करते हैं जहाँ पे हैमरेज डेवलप किया होता है, जहाँ पे जो है वहाँ पे अगर डिटैचमेंट है तो उसको करेक्ट करेंगे हम। इसके अलावा रेट्रोहाइलोड हैमरेज है तो हम उसको ड्रेन करेंगे। सो ये सर्जरी जो है कॉम्प्लिकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है।